हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, थोड़े से डरे हुए होंगे, लेकिन देखिए गंदी बात नहीं करते। सचिन सर से पढ़ते भी हैं और फिर कंप्यूटर में डरते भी हैं, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। सॉरी बोलिए फटाफट सभी कैंडिडेट्स जिनको कंप्यूटर में डर लग रहा है और मुझसे पढ़ रहे हैं। एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में सॉरी बोल दीजिए कि सर डरेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सचिन अरोड़ा सर के स्टूडेंट्स कभी डरते नहीं हैं, है ना? डर के आगे क्या है? जीत है। तो हमेशा जीतते हैं। तो चलिए अगेन आज के सेशन में जीतेंगे और बढ़िया करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। वही क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वास मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस आज के सेशन से भी आपको मिलेंगे। सर कैसे पता आपको? बस देखिए कैसे किंतु परंतु ये सब मत पूछा करिए, विश्वास रखा करिए और जो कह दिया है वो कह दिया है ना? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। 5 डेज 5 टेस्ट आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के डे 2 पर। डे 1 में आप सभी लोगों ने क्वेश्चंस को देखा, बहुत अच्छे से किया। वैसे ही आज भी आपको 36 प्लस स्कोर करना है एग्जाम में। तो इन सेशंस में भी स्कोर 36 प्लस करिए, तभी तो एग्जाम में 36 प्लस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर कंप्यूटर में मास्टर होना चाहते हैं, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस, टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, अगर कंप्यूटर को कुछ इस प्रकार पढ़ना चाहते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हो चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, सभी आपके क्रैक हो जाएं विद 100% एक्यूरेसी। और ये एक्यूरेसी आप खुद बताएं कि सर सारे के सारे क्वेश्चंस करके यार वो सही थे। आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है? वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये तीनों फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, वो भी बहुत डिटेल के अंदर। क्या इस कोर्स को लेने के बाद किसी और कोर्स को लेने की रिक्वायरमेंट होगी या किसी दूसरी वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल नहीं। ये कोर्स लेने के बाद कोई दूसरी बुक नहीं, कोई दूसरी वीडियोस नहीं, कोई दूसरी पीडीएफ नहीं, सिर्फ इसी पर रिलाई होकर आप जाइएगा और देखिएगा असली मजा। क्लियर है? तो चलिए गाइस आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी बता दें आपको, 12 मंथ्स है फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। जिस दिन से आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे उस दिन से 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर सेशन की। प्रीवियस सेशन यानी डे 1 में हमने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे और उन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहे हैं आप लोग कंप्यूटर में, है ना? और हो भी क्यों ना, सचिन अरोड़ा सर के स्टूडेंट्स हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द सेव एज ऑप्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में सेव एज ऑप्शन को ओपन करने के लिए या सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? F9, F8, F10, F12 या G6? करेक्ट आंसर क्या है गाइस? F12 इज यूज्ड फॉर सेव एज पर्पस। F12 की मदद से सेव एज वाली विंडो अपीयर हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेव करने के कितने तरीके होते हैं, बताइए, हाउ मेनी टाइप्स डू यू हैव टू सेव एनी डॉक्यूमेंट? आप एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से सेव कर सकते हैं? ऑप्शंस नहीं देंगे, ऐसे ही बताइए। करेक्ट आंसर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरीके। 3 तरीकों से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। क्या सर 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा या कम से बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कितने तरीके होते हैं। तो याद रखिएगा दैट आर 3 वेज टू सेव एनी डॉक्यूमेंट। कौन कौन से? कंट्रोल एस करके, F12 की मदद से, और डायरेक्टली सेव करके भी हम ये काम कर सकते हैं। मेन्यू में जाएंगे, सेव कर देंगे, हो जाएगा।
द डिफॉल्ट जूम लेवल इन एमएस वर्ड। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बताइए एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट जूम लेवल है वो कितना है। आप जानते हैं एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट, इन सभी में बाय डिफॉल्ट जो जूम स्तर है, जो जूम लेवल है वो कितना है, 100% है। सो द करेक्ट आंसर इज 100%। यहां मैंने सब कुछ लिख दिया है, जरा देखिएगा एक बार। बाय डिफॉल्ट सभी प्लेटफॉर्म्स में 100% है, मिनिमम सभी प्लेटफॉर्म्स पर 10% है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट। और मैक्सिमम की बात करें, यहां पर थोड़ा सा बदलाव है। मैक्सिमम की बात करें तो एक्सेल और पावर पॉइंट के केस में 400% मैक्सिमम, और एमएस वर्ड की बात करें तो 500% होता है मैक्सिमम जूम परसेंटेज। बस ये याद रखिएगा, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको याद रहे और एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर एमएस एक्सेल से। इन एमएस एक्सेल मैक्रोज इज फाउंड अंडर विच टैब। एमएस एक्सेल में मैक्रोज किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है, बताइए। इंसर्ट, रिव्यू, पेज लेआउट, डेटा या व्यू, क्या होगा करेक्ट आंसर। आप जानते हैं कि मैक्रोज एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में ही होता है, और ये जिस टैब के अंदर मिलता है वो है व्यू टैब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, दैट इज व्यू। हमने यहां पर आपको दिखाया भी है, व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट, आपको मैक्रोज का टैब दिख जाएगा। क्लिक करिए और इसका यूज करिए। क्वेश्चन ये उठता है कि मैक्रोज से एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए एक बार डिस्कस करते हैं। मैक्रोज की शॉर्टकट की पूछी जाए किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, आंसर क्या होगा, Alt+F8 होगा। मैक्रोज किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द मैक्रोज, आंसर होगा VBA, और VBA की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। एग्जाम में विजुअल बेसिक भी दिया हो सकता है, या इसकी पूरी VBA भी दिया हो सकता है, दैट इज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। और क्वेश्चन पूछते हैं मैक्रोज क्या होता है, व्हाट इज मैक्रोज, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑटोमेट द रेपिटेटिव टास्क। किसी भी टास्क को बार बार करने के लिए हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, मैक्रोज। तो मैक्रोज इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। रिकॉर्डिंग के लिए या रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए मैक्रोज का यूज करते हैं। समझ में आ गया, बल्ले बल्ले है, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Which feature starts a new line whenever a word or sentence reach a border? बताइए, जब भी कोई शब्द या वाक्य किसी सीमा पर पहुंचता है, अब बॉर्डर वो नहीं है ना, बॉर्डर मूवी पे मत पहुंच जाइएगा। जब भी कोई शब्द या वाक्य किसी सीमा पर पहुंचता है, तो कौन सी सुविधा एक नई लाइन शुरू कर देती है, बताइए। बिल्कुल सही, यानी जैसे ही राइट हैंड साइड पर पहुंचेगा, लिखते हैं ना, हमने एमएस वर्ड में लिखना शुरू किया और वो राइट साइड में पहुंच गया, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा अपने आप। कैसे, टेक्स्ट रैपिंग की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट रैप फीचर, दैट इज द करेक्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर है। बॉर्डर पर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोलेंगे, टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट, हु इज द पापा ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के फादर का नाम बताइए, एमएस वर्ड के जनक कौन है। आप कहेंगे सर माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट बनाया है बिल गेट्स ने, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल गेट्स। बिल्कुल गलत जवाब, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आइए देखते हैं। फादर ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड जिन्होंने बनाया वो एक नहीं, दो पापा थे, दो जनक थे,
पहले पापा का नाम है चार्ल्स सिमोनई, चार्ल्स सिमोनई, और दूसरे पापा का नाम है रिचर्ड ब्रॉडी। तो ऐसे याद रखिएगा कि चार्ल्स और रिचर्ड इन्होंने मिलके बनाया एमएस वर्ड। कैसे याद रखेंगे कि पापा एक नहीं थे, सर ने बताया था दो दो पापा थे, एक तो छुप गए पीछे, है ना, देखिए ब्रॉडी नाम दिख रहा होगा आपको। तो चार्ल्स सिमोनई और रिचर्ड ब्रॉडी। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ चेंज द फॉन्ट इन एमएस वर्ड? बताइए, एमएस वर्ड में फॉन्ट बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है? हम फॉन्ट क्यों बदलते हैं? हम फॉन्ट का नाम भी बदल सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं, फेस भी बदल सकते हैं, फॉन्ट की हर एक चीज बदल सकते हैं हम लोग। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं जिसे बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सोचिए, बिल्कुल सही, कंट्रोल डी। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दिया ही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। रुक जाइए, दो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल डी भी होती है और कंट्रोल शिफ्ट एफ भी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? या तो ऑप्शन में कंट्रोल डी दिया होगा, वो भी सही होगा, या कंट्रोल शिफ्ट एफ दिया होगा, वो भी सही होगा। क्लियर है? ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको यहां पर दिख रहा है, छोटा सा इत्तू सा, है ना, यही तो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसको ओपन करने की या फॉन्ट को बदलने की जो शॉर्टकट की है वो या तो कंट्रोल के साथ डी है या कंट्रोल शिफ्ट एफ है। याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहें तो, फिर मत कहिएगा कि सर अरे ये आता तो था, गलत हो गया। थेसोरस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर? बताइए, एमएस वर्ड में थेसोरस टूल को उपयोग डैश के लिए किया जाता है। हम लोग जानते हैं एमएस वर्ड में थेसोरस का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? एंटोनिम और सिनोनिम के लिए। यानी यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट जवाब है। वेरी गुड। स्पेलिंग एंड ग्रामर कॉमा थेसोरस कॉमा वर्ड काउंट फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस वर्ड? गलत करेंगे आप ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण थेसोरस शब्द गणना किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? सही करेंगे, देख लेते हैं। देखो है क्या, स्पेलिंग, ग्रामर, थेसोरस, वर्ड काउंट, इनको रिव्यू करते हैं हम लोग, है ना। रिव्यू करने का मतलब एक बार चेक कर लेते हैं कि स्पेलिंग सही है या नहीं, सिनोनिम एंटोनिम सही है या नहीं, वर्ड काउंट कितना हुआ है, तो इसको क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? रिव्यू इज द करेक्ट वन, है ना। ऐसे याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टैब के अंदर है, थेसोरस किस टैब के अंदर है, या वर्ड काउंट किस टैब के अंदर है, तो भी आंसर क्या होगा? रिव्यू। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल? अगर आपको एमएस वर्ड में ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? जरा सोचिए तो और बताइए तो। ट्रेडमार्क चिन्ह डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है गाइस? मैं अगर कभी भी आपसे पूछूं ट्रेडमार्क तो कहिए सर बिल्ली, सर कैट। सर ट्रेडमार्क और बिल्ली से क्या मतलब है बताऊंगा। बिल्ली मतलब इंग्लिश, इंग्लिश में कैट, और कैट का मतलब कंट्रोल ऑल्ट और टी। हो गया आंसर। यानी ट्रेडमार्क का मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब कैट, कैट का मतलब कंट्रोल ऑल्ट और टी। समझ में आ गया? याद रहेगा? वेरी गुड। Among these options name the Apple presentation software, है ना। कैसी कैसी ट्रिक निकालनी पड़ती है आप लोगों के लिए, बताइए। Among these options name the Apple presentation software, इन विकल्पों में से एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। पेजेस, नंबर्स, कीनोट, पावर पॉइंट या टेबल्स? ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। पीओ में पूछा नहीं गया, क्लर्क में पूछ लेंगे।
आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन के लिए एप्पल का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड की नोट्स, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। अब जरा एक बार आइए, इधर आइए, ध्यान से देखिए। एप्पल के हम लोग को मालूम है 3 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड का ऑल्टरनेट, पेजेस, एप्पल का स्प्रेडशीट, नंबर्स, और एप्पल का प्रेजेंटेशन, की नोट। यानी इसको पिंक से याद रखिए, PINK, आई हटा दीजिए, PNK, पेजेस, नंबर्स और की नोट। पेजेस मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड, नंबर्स मतलब जैसे एमएस एक्सेल, की नोट मतलब जैसे पावर पॉइंट। समझ में आ गया कुछ कुछ? तो एप्पल का वर्ड प्रोसेसिंग पेजेस, एप्पल का स्प्रेडशीट नंबर्स, और एप्पल का प्रेजेंटेशन की नोट। याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? अभी पीओ के पेपर में पूछा गया था, किसके लिए? पेज ब्रेक के लिए। आंसर था कंट्रोल प्लस एंटर। लाइन ब्रेक के केस में क्या होगा? शिफ्ट प्लस एंटर। कैसे याद रखें? अगर कोई लाइन दे रहा है तो कहो शिफ्ट हो जाओ, अभी टाइम नहीं है ना? लाइन शिफ्ट, लाइन शिफ्ट। तो लाइन ब्रेक के लिए क्या होगा? शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहां पर हमें 3 याद रखने हैं बेसिकली इस केस में। पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, पीसी प्रियंका चोपड़ा। लाइन अगर दे तो शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट प्लस एंटर। और पैराग्राफ ब्रेक की बात हो तो सिर्फ एंटर, पैराग्राफ सिर्फ एंटर। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ऑप्शंस ऑफ। कह रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके विकल्प हैं? पेज साइज, पेपर साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट, या नन ऑफ दीज? वेरी गुड। हम जानते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशंस के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? ऑप्शन नंबर 3, पेज ओरिएंटेशन। साथ ही साथ एक फेमस क्वेश्चन ये भी है कि बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होती है? बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन हमेशा पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप नहीं होती, पोर्ट्रेट होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ अ पावर पॉइंट स्लाइड? पावर पॉइंट स्लाइड का डिफॉल्ट आकार क्या है? जब हम डिजाइन में जाते हैं पावर पॉइंट में, डिजाइन टैब में, तो वहां लास्ट में हमको दिखता है पावर पॉइंट साइज। और बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो क्या होता है जरा बताइए? 16:9, 4:3, 5:25, 11:10 या 10:11? करेक्ट आंसर है 16:9। दैट इज द बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ द पावर पॉइंट स्लाइड। देखिएगा एक बार, डिजाइन टैब में गए और वहां पर लास्ट में ऑप्शन आया स्लाइड साइज का, दिया हुआ है स्टैंडर्ड साइज 4:3। जो स्टैंडर्ड होगा वो 4:3 होगा। वाइड स्क्रीन होती है 16:9, और बाय डिफॉल्ट जो होगा वो क्या होगा? वाइड स्क्रीन ही होगा, दैट इज 16:9। कस्टम स्लाइड का भी ऑप्शन है, हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कस्टम नहीं पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं बाय डिफॉल्ट 16:9, और ये वाइड स्क्रीन होता है। और दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड 4:3। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सेल इज करेक्ट टू फाइंड द सम ऑफ सेल A1, A2, A3, A4? बताइएगा, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सेल A1, A2, A3, A4 का योग ज्ञात करने के लिए सही है? सम करना है हमें A1 से A4 तक, रेंज है ना, A1, A2, A3, A4 मतलब रेंज, A1 से लेकर A4 तक सम करना है। और रेंज के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? जीनियस है आप। किसका? कॉलन का। वेरी गुड। यानी करेक्ट आंसर होगा इक्वल्स टू सम A1 कॉलन A4। तो लगा दो आंसर 4, दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आया ना? रेंज की बात हो रही थी और रेंज के केस में क्या होगा? कॉलन। तो इक्वल्स टू सम A1 कॉलन A4। वेरी गुड।
In a wireless network, the hub function is performed by a wireless router, sometime called a dash. वायरलेस नेटवर्क में यानी वाईफाई में या वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन एक वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसे कभी कभी क्या कहा जाता है। अब हब भी दिया हुआ है, राउटर भी दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? हब का एडवांस्ड फॉर्म, हब का एडवांस्ड फॉर्म है स्विच। तो यानी आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ था द हब फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ वायरलेस राउटर समटाइम कॉल्ड, यानी हब का एडवांस्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड स्विच। तो करेक्ट आंसर लगा दीजिए फर्स्ट वन। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच लेयर वन डिवाइस कैन बी यूज्ड टू enlarge the area covered by a single LAN segment? अगेन आईबीपीएस का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, कई बार आईबीपीएस पूछता है। बताइए, एकल लैन सेगमेंट द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को बड़ा करने के लिए किस लेयर वन डिवाइस को उपयोग किया जाता है? अब मैंने देखा यहां पर लेयर वन और मैं समझ गया लेयर वन का मतलब होता है फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? हब और रिपीटर। तो क्या हब और रिपीटर दिया है? दिया है, लगा दो आंसर। लेयर वन में कौन सी डिवाइस यूज होती है? हब और रिपीटर। लेयर टू में कौन सी डिवाइस यूज होती है? लेयर टू का मतलब डेटा लिंक लेयर, और वहां पर डिवाइस यूज होती है सोनम बाजवा। सोनम बाजवा, आपके क्रश की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है सोनम मतलब एस और बी मतलब बाजवा मतलब बी, यानी स्विच और ब्रिज। ये हमारी है किसमें? डेटा लिंक लेयर की डिवाइस। तो फर्स्ट लेयर की डिवाइस यानी फिजिकल लेयर पे काम करती है हब और रिपीटर, वहीं सेकेंड लेयर यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करती है स्विच और ब्रिज। नेक्स्ट, अ रिपीटर हैज डैश कैपेसिटी। एक पुनरावर्तक में डैश क्षमता होती है। रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल की लेंथ को बढ़ाना और उसको डिग्रेड होने से भी बचाना। तो लेंथ को इंक्रीज करना विदाउट गेटिंग डिग्रेड, दैट इज द वर्किंग ऑफ अ रिपीटर। और रिपीटर की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीफाइंग, फिल्टरिंग, रीजनरेटिंग, रिवर्सिंग या सेगमेंट? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज रिपीटर हमेशा सिग्नल को रीजनरेट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा रीजनरेटिंग, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज एड्रेस साइज ऑफ IPv6? IPv6 पते का आकार क्या होता है? पता आकार क्या है गाइस IPv6 के केस में? आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं IPv6 का मतलब 128 बिट, 128 बिट, दैट इज द करेक्ट आंसर। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि IPv6 और मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। IPv4 32 बिट का, 32 बिट का, IPv6 128 128 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस है। और मैक एड्रेस कहां पर लिखा हुआ होता है? वेरी गुड, NIC कार्ड पर, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। नेक्स्ट, फॉर व्हाट एप्लीकेशन इज द HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड? HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है? फॉर व्हाट एप्लीकेशंस HTTP प्रोटोकॉल यूज? आइए, इंक्रीज अपलोड स्पीड, डेवलप अ वेबसाइट, यूज टू डिलीवर डेटा ऑन www, यूज टू डाउनलोड द इमेजेस, यूज टू अपलोड अ फाइल। अपलोड और डाउनलोड तो होगा नहीं, क्यों सर? क्योंकि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने का जो काम है वो FTP का है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है अपलोड करना और डाउनलोड करना, तो यानी यहां पर HTTP तो होगा नहीं, फर्स्ट केस में भी नहीं होगा, अपलोड दिया हुआ है, डाउनलोड और अपलोड यहां भी नहीं होगा, तो बचा क्या? डेवलप अ वेबसाइट, बिल्कुल नहीं, यूज टू डिलीवर डेटा ऑन www, दैट इज द करेक्ट वन। HTTP जो पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है,
बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल भी हमारी कौन सी होती है? HTTP, और इसका यूज किया जाता है टू डिलीवर डेटा ऑन www ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ POP प्रोटोकॉल इन ईमेल? ईमेल में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का क्या उपयोग है? सेंड मेल, डिलीट मेल, रिट्रीव मेल, POP नॉट यूज्ड इन मेल, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। हम जानते हैं कि मेल को सेंड करने के लिए SMTP का यूज करते हैं, है ना, वी नो वेरी वेल। मेल को रिसीव करने के लिए IMAP और POP का यूज करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? टू रिट्रीव द मेल, टू एक्सेस द मेल वी यूज POP प्रोटोकॉल, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। इन अ स्टार नेटवर्क, how many lines are required for connecting end nodes to the host node? एक स्टार नेटवर्क में एंड नोड्स को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? रट लो इस क्वेश्चन को, अगेन IBPS का फेवरेट क्वेश्चन है। आंसर होगा N-1। वैसे ये बात बहुत कॉमन है। स्टार नेटवर्क में कितनी लाइंस होंगी नोड को कनेक्ट करने के लिए होस्ट नोड से? आंसर है एक कम लाइन की रिक्वायरमेंट होगी जितने नोड्स होंगे, यानी N-1 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 4 इज द वैलिड वन। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, एन नोड्स, स्टार नेटवर्क, होस्ट नोड, लाइंस के बारे में पूछें, N-1 लगा देना। नेक्स्ट, व्हाट डज CPE स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू वाइड एरिया नेटवर्क? फुल फॉर्म्स 2-3 पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में, क्लर्क में फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। बताइए, WAN के संबंध में CPE का अर्थ क्या है? CPE, कंज्यूमर प्रेमाइसेस इक्विपमेंट, कस्टमर प्रेमाइसेस इक्विपमेंट, सेंट्रल प्रेमाइसेस इक्विपमेंट, सेंट्रल प्रेमाइसेस इक्विपमेंट। अच्छा, दोबारा मिल गया क्या? हाँ, कंप्यूटिंग प्रेमाइसेस इक्विपमेंट। क्या होगा करेक्ट आंसर? CPE में C का मतलब है कस्टमर, जो कष्ट से मरता है, यानी कस्टमर प्रेमाइसेस इक्विपमेंट। कैसे याद रखेंगे? कष्ट से जो मरे दैट इज कस्टमर, तो कस्टमर प्रेमाइसेस इक्विपमेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। ये होता क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क को चलाने के लिए जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड CPE, कस्टमर प्रेमाइसेस इक्विपमेंट। नेक्स्ट, which application software is required to open a PDF फाइल? PDF फाइल खोलने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? Adobe Photoshop, MS Word, Adobe Reader, MS PowerPoint या पेज मेकर? बताइए। वेरी गुड। PDF फाइल्स को ओपन करने के लिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को ओपन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड Adobe Reader, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ईमेल वर्क्स ऑन द डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। ईमेल OSI मॉडल की डैश परत पर काम करता है। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ईमेल भेजता कौन है? यूजर, यानी हम लोग। और यूजर के सबसे करीब कौन सी लेयर होती है? आखिरी लेयर, यानी एप्लीकेशन लेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5th वन, दैट इज एप्लीकेशन। फिर से देखिए मैंने कैसे आंसर किया। ईमेल भेजता कौन है? यूजर्स। यूजर कहीं पर भी आ जाए, या यूजर के सबसे करीब कौन सी लेयर है? तो आंसर क्या होगा? सबसे लास्ट वाली लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसका मतलब कि क्वेश्चन में अगर कहीं भी यूजर आ रहा है और पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो यूजर के बेहद करीब है, तो आंसर उस केस में भी क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर? निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? बताइए। लाइन प्रिंटर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, चेन या नन ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? लाइन प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन प्रिंटर।
लाइन प्रिंटर को चेन प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट डेट्स एंड टाइम्स आर डैश इन अ सेल ऑफ एन एमएस एक्सेल शीट। बहुत ही खास क्वेश्चन। डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल के सेल में दिनांक और समय डैश होते हैं, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, फिल, स्पैन या नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, डेट और टाइम होते क्या है? नंबर्स। और एमएस एक्सेल में जो नंबर्स हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? राइट अलाइंड होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, राइट अलाइंड। और एक्सेल में जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है। वेरी गुड। अगेन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। लेट्स से that content A1 A2 B1 B2 are 0 0 A0 respectively. What will be the output of count A1 colon B2? कह रहे A1 से लेकर B2 तक अगर काउंट फंक्शन का यूज करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 41032 क्या लगाएंगे आंसर? हम जानते हैं कि काउंट फंक्शन का मतलब है सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो A1 A2 B1 B2 में नंबर्स कितने हैं? 0 0 A0, 3 नंबर हैं और एक टेक्स्ट है। तो आंसर क्या आएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर्स कितने हैं? 0 0 0, 3 बार 0 है, यानी 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि काउंट क्या रिटर्न करता है? सिर्फ नंबर्स को काउंट कर लेता है। तो नंबर्स कितने थे? 3। आंसर लगा दिया 3। और अगर यहीं पर दिया होता काउंट ए, तो काउंट ए क्या करता है? सभी को काउंट कर लेता है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो अल्फाबेट हो। तो यहां पर आंसर आ जाता 4। 0 0 A0 काउंट ए के केस में 4 आ जाता, और काउंट के केस में नंबर्स काउंट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 3। वेरी गुड। विच कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल? एमएस एक्सेल का कौन सा घटक सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? एड्रेस को डिस्प्ले करता है। तो एड्रेस को डिस्प्ले कहां पर किया जाता है? वेरी गुड, नेम बॉक्स में। हम सेल पर क्लिक करते हैं और इसका एड्रेस जहां पर दिखता है दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देख सकते हैं आप, A1 हमने पहली सेल पर क्लिक किया और A क्या है? कॉलम। 1 क्या है? रो। और ये जहां पर शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। हाउ मेनी रोज डज एन MS Excel 2007 वर्कशीट कंटेन? MS Excel 2007 वर्कशीट में कितनी पंक्तियां होती हैं? Here are the options. MS Excel का कोई भी लेटेस्ट वर्जन गिवन 2007, 10, 13, 16, 19, 21, 365, कोई भी वर्जन, इन सभी केसेस में आंसर होगा 10,48,576, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन, है ना? दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड दस्तावेज में मार्जिन का प्रकार नहीं है? राइट, टॉप, सेंटर, लेफ्ट या नन ऑफ दीज? बताइए। वेरी गुड। हम जानते हैं राइट साइड में भी मार्जिन होती है, टॉप में भी होती है, लेफ्ट में भी होती है, लेकिन सेंटर में कोई मार्जिन नहीं होती। तो आंसर है सेंटर इज द इनकरेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। MS वर्ड में जो मार्जिन के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर मार्जिन। वैसे 4 होते हैं, टॉप में होती है, बॉटम में होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, ये 4 होती है। एक गटर मार्जिन भी होती है। गटर मार्जिन मतलब आप जानते हैं, जब हम प्रिंट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, उस समय हम कुछ मार्जिन छोड़ देते हैं। क्यों?
क्यों हम मार्जिन छोड़ते हैं प्रिंट करते समय? ताकि बाइंडिंग में वो स्पेस कंज्यूम ना हो। तो बाइंड करने के लिए प्रिंट करते समय जो मार्जिन छोड़ी जाती है दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन, है ना। याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से। और ये बाय डिफॉल्ट या तो टॉप में होती है या लेफ्ट में होती है। तो गटर मार्जिन बाय डिफॉल्ट कहां होगी? या टॉप में या लेफ्ट में। और गटर मार्जिन आंसर लगाएंगे कब? जब हमें क्वेश्चन में यह मिल जाएगा प्रिंट, या फिर हमें मिल जाएगा कि किसी भी पेज को बाइंड करने के लिए। तो प्रिंट और बाइंड जब ऑप्शन में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, तो ही आंसर होगा गटर मार्जिन, है ना। याद रखिएगा प्रिंट और बाइंड। डैश आर स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एंड डू नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम और ह्यूमन हेल्प टू प्रोपोगेट। बताइए, यह एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है और प्रचार करने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम या मानव सहायता की आवश्यकता नहीं लेता। ये ह्यूमन इंटरवेंशन की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे ह्यूमन हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप स्वचालित रूप से काम करता है। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। क्या है इसका नाम? ट्रोजन, वायरस, स्पैम, वॉर्म या ऑल ऑफ दीज। वायरस को ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वॉर्म को ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेल्फ काम करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा वॉर्म इज द करेक्ट वन। राइट वंस, रीड मैनी, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। नेक्स्ट, if you press dash and dash several times then you can continuously switch tab in your browser। यदि आप डैश और डैश को कई बार दबाते हैं तो आप अपने ब्राउजर में लगातार टैब स्विच कर सकते हैं। बताइएगा, ब्राउजर में कई सारे टैब होते हैं, उनके बीच में स्विच करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑल्ट टैब, कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब, विंडोज टैब या प्रिंट स्क्रीन टैब। करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल टैब। ब्राउजर के केस में कंट्रोल टैब होता है। वहीं अगर यह दिया होता कि कई सारी एप्लीकेशंस ओपन है, कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन है और उनके बीच में स्विच करना है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करने के लिए ऑल्ट टैब का यूज होता है। ब्राउजर्स में टैब के बीच में स्विच करने के लिए कंट्रोल टैब का यूज होता है ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश लाइन अंडर MS वर्ड 2019 इंडिकेट मिस स्पेलिंग। MS वर्ड 2019 के अंतर्गत डैश लाइन गलत स्पेलिंग दर्शाती है। गलत स्पेलिंग का मतलब स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर का मतलब वेरी गुड, रेड लाइन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, रेड लाइन इज द करेक्ट वन। हम जानते हैं कि 3 तरीके की एरर्स होती हैं लाइन के रिगार्डिंग, रेड लाइन, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन, है ना। ये 3 लाइंस की एरर होती हैं और तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल एरर, रेड लाइन स्पेलिंग एरर और ब्लू है पानी पानी पानी, यानी ब्लू लाइन की बात करें तो कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर। ग्रामेटिकल ग्रीन, रेड स्पेलिंग और कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग का मतलब कि स्पेलिंग सही है लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जा रहा है वो गलत है ना। जैसे डू यू नो, एनो नो, के एनो डब्ल्यू ना लिखकर एनो नो लिख दिया गया, तो ये स्पेलिंग तो सही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट गड़बड़ है, तो दैट इज कॉल्ड ब्लू लाइन। क्लियर है? वेरी गुड। अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में किस टैब के तहत चार्ट विकल्प उपलब्ध है? डेटा, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू या नन ऑफ दीज। बहुत आसान है। हम जानते हैं जितने भी चार्ट होते हैं वो सब इंसर्ट टैब में हमें मिलता है ना। चाहे वो बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो या कोई या पाई चार्ट हो, तो सारे चार्ट हमें कहां मिल जाते हैं? इंसर्ट टैब के अंदर। टेबल की बात करें, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, लिंक या टेक्स्ट, ये सभी हमें मिलते हैं इंसर्ट टैब में। याद रखिएगा, टेबल पूछें, इलस्ट्रेशन पूछें, चार्ट्स पूछें, लिंक पूछें या टेक्स्ट,
इन सभी के केस में आंसर क्या होगा? इंसर्ट। नेक्स्ट, विच सर्वर प्रोटेक्ट वेब सर्वर फ्रॉम अटैक्स एंड कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बेनिफिट्स? कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है? तो जो सर्वर है और अटैक से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसे सर्वर को क्या बोलते हैं गाइस? प्रॉक्सी सर्वर। वो सर्वर जो अटैक से सेव करता है, ऐसे सर्वर को प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। सर दिया ही नहीं है, दिया है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्वर, या इसको कई बार रिवर्स प्रॉक्सी के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, among these name the computer used in third generation। इनमें से थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर का नाम बताइए। स्टार 1000, हनीवेल 6000, IBM 1401, PDP 11 या यूनिवैक? बहुत फेमस क्वेश्चन है। थर्ड जनरेशन में यूज होता है हनीवेल का, हनी सिंह का नहीं है ना, दैट इज हनीवेल का। तो करेक्ट आंसर है हनीवेल 6000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर वाज। कंप्यूटर की जो सबसे पहली लैंग्वेज है उसका नाम बताइए, या कंप्यूटर की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम बताइए। पास्कल, फॉक्सट्रो, फॉरट्रैन, कोबोल या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली लैंग्वेज भी है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है, और इसके साथ साथ साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। तो अगर साइंटिफिक भी पूछा जाए तो भी आंसर क्या होगा? फॉरट्रैन। किसने डेवलप करी? जॉन बैकस। किसने? जॉन इब्राहिम नहीं, जॉन बैकस। नेक्स्ट, आस्की वैल्यू ऑफ 65। बात आस्की की हो रही है, आशिकी की नहीं हो रही है। तो यहां पर कह रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको आस्की बोलते हैं, इसकी वैल्यू 65 की क्या होगी? आंसर है कैपिटल A इज इक्वल्स टू 65, कैपिटल B इज इक्वल्स टू 66, कैपिटल C इक्वल्स टू 67 एंड सो ऑन। तो A मतलब 65। नेक्स्ट, what is the shortcut key to apply the date format with the day, month and year in Excel? एक्सेल में दिनांक, माह और वर्ष के साथ दिनांक प्रारूप को लागू करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर एक्सेल में आपसे शॉर्टकट की पूछी जाए किसके लिए? डे, मंथ और ईयर के लिए, यानी डेट फॉर्मेट के लिए, तो याद रखना हैश का वहां पर यूज होगा ही होगा। किसका यूज होगा इसके लिए? हैश सिंबल का। और हैश कहां गिवन है? कंट्रोल शिफ्ट हैश, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये लोग हैं बड़े बदमाश, हो सकता है अलग अलग ऑप्शन के साथ में हैश दे दे, है ना, दैट माइट बी दी पॉसिबिलिटी। तो इसलिए पूरा याद रखिएगा, डेट फॉर्मेट के लिए डे, मंथ और ईयर के केस में जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट हैश है। क्लियर है? वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA? कंप्यूटर में ISA की फुल फॉर्म क्या होती है? और करेक्ट आंसर है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। जैसे आपने सुना होगा कि दो आर्किटेक्चर होते हैं हमारे कंप्यूटर में, एक रिस्क आर्किटेक्चर होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एक सिस्क होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और इन्हीं को बोलते हैं ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, रिस्क और सिस्क। नेक्स्ट, what is the keyboard shortcut to insert a sum formula in MS Excel 2019? Again a very famous question। MS Excel 2019 में आपको बताना है सम फॉर्मूला क्या होता है। बहुत आसान है, ऑल्ट इक्वल्स टू, सम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू या ऑल्ट इक्वल्स टू, दैट इज द करेक्ट वन। Next, the keyboard shortcut for inserting a hyperlink on a selected object in PowerPoint।
ये आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। क्यों? क्या करूं, मैं हूं आदत से मजबूर, है ना। बताना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम का फेमस है, भले ही आपको आता है लेकिन बताना तो पड़ेगा। पावर पॉइंट में या एमएस वर्ड में, एक्सेल में, किसी भी प्लेटफॉर्म में हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल के का यूज होता है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कंट्रोल के फॉर दी हाइपरलिंक पर्पस। 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग ने मीनवाइल डिस्कस किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अब बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। बताइए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अंडू फंक्शन? कैंडिडेट घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन में, अंडू रीडू कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए अंडू के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल जेड, वी, सी, यू, एन, किसका? बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में वर्कशीट में जो फंक्शन की लिमिट है वो कितनी है? एमएस एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट कार्यों की अधिकतम सीमा क्या है? सीमा की बात हो रही है, सीमा कोई लड़की नहीं, लिमिट की बात कर रहे हैं। तो 141, 231, 341, 421 या 561? अगेन अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको पता है इनके आंसर्स तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, सॉल्यूशन में दूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, आप जानते हैं। तो यहां पर आपको सेशन कैसा लगा गाइस? अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा जो भी मैंने आपको बताए हैं, और एग्जाम में जाने से पहले ये सभी रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर समझ में भी बहुत जल्दी आती है ना, और बाय बाय भी बहुत जल्दी होती है। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए, तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे, वरना जल्दी में गलत हो जाता है। तो कंप्यूटर कोशिश करिएगा। पहली गलती ये मत करिएगा कि सारे क्वेश्चंस ही नहीं कर पाए, है ना। कई बार कैंडिडेट्स कहते हैं सर जल्दी में क्वेश्चन छूट गए। अरे ये मत करना, 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं और आसान होगा पेपर, टफ नहीं होगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यही लेवल रहेगा जो मैं करवा रहा हूं, है ना। तो घबराना तो ऐसे भी नहीं है, बस इनको अच्छे से कर लो, मार्क्स की गारंटी मेरी है। बस याद अच्छे से कर लीजिएगा, समझ अच्छे से लीजिएगा, इंप्लीमेंट करना आपका काम है ना। मैं सिखा सकता हूं, तैरना आप ही को है, एग्जीक्यूट आप ही को करना है, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन लगे एक बार कमेंट कर देना, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगेन ताबड़तोड़ बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।